मैं नहीं समझता हूँ जो आजकल अफ़वाहें हो रही है बिल्कुल अफ़वाह के रूप में देखना चाहिए लोगों को। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। एफर्ट्स लगा के 500 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार करना, यहाँ की जो आवाम है उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मैंने उनके लिए बधाई दी। कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है अल्ताफ़ बुखारी, वो सीएम होंगे। ये तो मुझे इस पे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो उनके वर्कर्स की अपनी राय होगी। कोई ऐसा स्टेट मुझे दिखाओ जहाँ पे पर पंचायत 5 बेड कोविड हॉस्पिटल मतलब कोविड फैसिलिटीज़ होगी। अगर इससे पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे और आज एलजी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, आप बहुत बड़ा एक फ़र्क पाओगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जो पीएचडी है पावर हंग्री लोग हैं। कल तक जो पीडीपी और एनसी आपस में गाली गलौज करती थी और आपस में एंटी ये लोग होते थे, आज वो इकट्ठे बैठ के एक मंच पे बैठते हैं। ये जितने नेता है, क्या आज तक आपने देखा कोई इनका एक प्लेटफॉर्म रहा? कभी नहीं रहा। इनके डिफरेंट इंटरेस्ट्स है। आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पर प्राइवेट गवर्नमेंट बनाई गई है लोगों ने? जिस तरीके से आपको बखूबी पता होगा कि पिछले 4 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आफाबाजी, जो आफा का बाज़ार है, बिल्कुल गर्म नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने अब खुद ही प्राइवेट गवर्नमेंट बनाई है और यहाँ को डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग कर दिया गया है, कहीं जम्मू से तो कभी लद्दाख से। तो मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस अहम मुद्दे पर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट यूथ बीजेपी एजाज हुसैन बालहामी साहब, और उसके साथ साथ आपको बखूबी याद होगा कि बीजेपी के एक ऐसे नेता जो कि ऐसे कैंडिडेट जिनने डीडीसी चुनाव भी यहाँ पर जीते, उसके साथ साथ जो है नेशनल पर ये काम भी करते हैं। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं एजाज साहब, और ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो आफा का बाज़ार है बिल्कुल गर्म नज़र आ रहा है और लोग यकीन नहीं करते हैं कि क्या कभी क्या हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, फिर से उसी तरीके का माहौल बन जाएगा। किस हद तक के सही है? क्या ये जो कहा जाता है, क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ जो आजकल अफ़वाहें हो रही है बिल्कुल अफ़वाह के रूप में देखना चाहिए लोगों को। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। कोई ऐसे टेक्निकली भी हम लोग बोलेंगे तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि धारा 370 हटनी चाहिए कश्मीर से, वो पहले ही हटी है। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी अफ़वाहों पे आपको यकीन करने की आवश्यकता है। ये जितने अफवाहें फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल इस रूप से फैलाई जाती है कि ताकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो, यहाँ के लोग जो है परेशान हो, उनको जो काम करने का जो तरीका या जो काम करने के लिए वो जाएं, वो वहाँ पे अफवाहबाजी में रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई मतलब ट्रुथ है। मैं समझता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, धारा 370 हमारा मेन एजेंडा था, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। जी एजाज साहब 2 दिन दौरे पर दिल्ली में एलजी मनोज सिन्हा जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग करते हैं, डीजीपी की मीटिंग होती है, यहाँ के नए चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग होती है। उसके बाद जो बताया जाता है कि अमरनाथ यात्रा या यहाँ की सिक्योरिटी स्नहरों पर जो है वहाँ पर तबादला ख्याल, लेकिन अभी सामने कुछ नहीं आया। लेकिन आप भी गए हो एलजी सरकार से, एलजी साहब से जो मिलने के लिए, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, किस हवाले से वो देखिए, meeting? मेरी कल एलजी साहब से मुलाकात हो गई थी। राजभवन में हम लोग बैठे थे, 5 बजे मैं गया था वहाँ पे। सबसे पहले मैंने उनको मुबारकबाद दे दी। जो हमारा कोविड हॉस्पिटल था डीआरडीओ का 500 बेडेड हॉस्पिटल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, सबसे पहले मैंने अपने जो लोग हैं वहाँ पे, जितने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं, उनकी तरफ से मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को मुबारकबाद दे दी कि इतने कम समय में इतने एफर्ट्स लगा के 500 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार करना, यहाँ की जो आवाम है उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मैंने उनके लिए बधाई दी। और साथ में हमारे एरिया का एक बहुत बड़ा इशू है स्टोन क्योरीज़ का। आपको पता होगा 2 साल से हमारे जो स्टोन क्योरीज़ है पांथा चौक बैलेट के, वो बिल्कुल बंद है। और हमने उस विषय पे भी बात की। और आज हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी मनोज द्विवेदी जी, जो हमारे डायरेक्टर जॉलजी माइनिंग, और जितने सारे डीएमओज हैं, उनकी आज बैठक थी। और आज उनको भी परमिशन दिया गया है लूज मटेरियल उठाने के लिए। मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ ऑनरेबल एलजी को, जिन्होंने कम समय में हमारी बात सुनी और हमारे लोगों की जो बात थी, जो डिमांड थी, वो अफसर्स तक पहुंचाई और उनका समाधान भी हो गया। मुझे लगता है आने वाले समय में 2-4 दिन में आप देखेंगे जो स्टोन क्योरीज है, खासकर पांथा चौक, अथवाजन और खनमू बेलट में, वो आने वाले समय में फंक्शनल हो जाएंगे। तो क्या जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार आफाबाजी ये है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है अल्ताफ़ बुखारी, वो सीएम होंगे? ये तो
मुझे इस पे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो उनके वर्कर्स की अपनी राय होगी। लेकिन यहाँ पे कैसे सीएम बनेगा, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके माध्यम से वो सीएम बन सकते हैं। जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का सीएम होगा वो बिल्कुल इलेक्शन जो लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको लोग चुन के लाएंगे, वो वहाँ का हकदार होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे उठा के उसको सीएम बनाने का कोई ऐसा मतलब। एजाज आपको लगता है कि अब यहाँ पर ज़रूरत है इलेक्शन करने की? बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूँ जिस तरीके से पार्टिसिपेशन होगी, हमारे पंचायत के चुनाव हुए अच्छे स्तर पे, यहाँ पे वोटिंग भी हो गई, और ग्राउंड स्तर पे आप देखेंगे जो पंच सरपंच है या बीडीसीज है या डीडीसीज है, 3 टियर पंचायत यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया और वो काम भी कर रहे हैं और अच्छा उनका एक रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अभी ऑनरेबल एलजी साहब ने पर पंचायत 5-5 बेड हॉस्पिटल भी इनॉग्रेट किए। मैं समझता हूँ पूरे इंडिया में अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर फोकस हुआ है कोविड का तो जम्मू कश्मीर के प्रति हुआ है। कोई ऐसा स्टेट मुझे दिखाओ जहाँ पे पर पंचायत 5 बेड कोविड हॉस्पिटल मतलब कोविड फैसिलिटीज़ होगी। तो इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट यहाँ पे हुई है, और अभी देखो आप अनलॉक स्टार्ट हो गया है, तो एक अच्छी पहल है मैं समझता हूँ। और पैकेज भी जो दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा अभी 80,000 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए फ्री राशन भी दिया गया है। और यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या अपने टूरिस्ट गाइड्स है, पोनी वालाज है, रेडे वाला है, उनको भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया है। मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है। मैं नहीं समझता हूँ अगर इससे पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे और आज एलजी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, आप बहुत बड़ा एक फर्क पाओगे। जो एलजी साहब है बिल्कुल यहाँ पे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है यहाँ जो स्टेट जहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, मैं मानता हूँ कि लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है, लोगों के जो मसाइल है बहुत ज़्यादा है। पीएचडी की मीटिंग हुई, आपको पता होगा कि हाल ही में पीएचडी की एक मीटिंग हुई जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिसमें महबूबा मुफ्ती थे, जिसमें तारिगामी थे, और तारिगामी को अब स्पोक्स पर्सन भी बना दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्हें एक बात बखूबी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि अगर ऐसा कुछ हुआ जो आफाबाजी इस पर सोशल मीडिया पर हुई तो मैं पार्लियामेंट की सीट नहीं छोड़ूंगा, मुझे आग में लड़ना पसंद है। और जिस तरीके से बीजेपी ये इस वक्त कर रही है, ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि बीजेपी को मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जो पीएचडी है पावर हंग्री लोग हैं। अच्छा, इनको पावर दिखता है। ये लोगों के हित में, लोगों के मसाइल को उजागर करने के लिए। कोविड में बताइए इनकी पार्टी कहाँ थी? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स आज भी ग्राउंड पे लोगों का काम कर रहे हैं। इनके वर्कर्स भी नहीं काम कर रहे हैं। मैं इतना ही मानता हूँ जो पीएचडी है वो बिल्कुल पावर हंग्री है और अपने पावर को, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। कल तक जो पीडीपी और एनसी आपस में गाली गलौज करती थी और आपस में एंटी ये लोग होते थे, आज वो इकट्ठे बैठ के एक मंच में बैठते हैं और उनका मंच में बैठने का एक ही आंसर है कि वो चाहते सत्ता हासिल करना। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला कि अगर कुछ भी होगा तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट नहीं छोड़ूंगा, उस हिसाब से ये चाहते हैं कि जब अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है वो ग्राउंड स्तर पे जा रही है, कहीं ना कहीं जो ग्राफ है, जो लोगों की जो सोच है वो बदल चुकी है। वो चाहते हैं मेन स्ट्रीम में जाना, वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जाना। और इन लोगों की कोशिश रहेगी आने वाले इलेक्शन में, मैं ये मानता हूँ इनकी जो रणनीति रहेगी, ये उस रणनीति के तहत बैठे हैं। ये चाहते कि असेंबली, इनको लगता है शायद असेंबली चुनाव आगे हो सकते हैं, जैसे कल भी कुछ रिपोर्ट्स आए कि असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं, तो इनको भी अपने रिपोर्ट्स होंगे शायद असेंबली इलेक्शन अगर कल सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है। उनके पास ना वर्कर्स है ना कोई एजेंडा है। महबूब जब पीएचडी अभी बनी थी उसके बाद फिर ब्रेक हुई थी, उसके बाद महबूबा जी ने एक बयान दिया था, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जितने नेता है क्या आज तक आपने देखा कोई एक इनका एक प्लेटफॉर्म रहा? कभी नहीं रहा। इनके डिफरेंट इंटरेस्ट्स है। तो मैं समझता हूँ ये कभी यहाँ पे मतलब सक्सेस नहीं हो पाएंगे। पीएचडी एक फेलियर है। ये जितना भी कोशिश करेंगे अपने पावर के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। आपको लगता है कि पीडीपी अब खत्म हो चुकी है, वहाँ पर खाली कुछ लीडर बचे हुए हैं, अब पीडीपी इसी तरीके से सहारा बना रही है आपको अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कोई पार्टी खत्म होती है। हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने लोग होते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो उनकी विचारधारा है और जो उनकी सोच है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कश्मीर विकास चाहेगा, डेवलपमेंट चाहेगा। कश्मीर आने वाले टाइम में अपने हिंदुस्तान के साथ भविष्य देखता है। ये जितने लोग आज तक गुमराह किए इन लोगों ने, वो यहाँ की जो जनता है, बिल्कुल आप देखेंगे आने वाले टाइम में असेंबली के जब चुनाव होंगे, जिस तरीके से इनको पिछले जो पंचायत के जो डीडीसी के चुनाव हुए एक साथ आना हुआ,
मैं समझता हूँ ये शायद असेंबली की प्रक्रिया है, आने वाले टाइम में ये शायद जो पीएचडी होगी, जो कुछ पार्टियां होंगी, ये एक साथ इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन उस टाइम भी लड़ाई इस चीज़ की होगी कि इलेक्शन लड़ेगा कौन। एजाज साहब, आपको लगता है कि धारा 370 से के बाद कुछ डेवलपमेंट्स अभी भी अधूरी है और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स अभी नहीं हुए मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी चेंज जो हुई है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, धारा 370 हटने के बाद जितने सारे एक्ट्स थे वो यहाँ पारित हुए। SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए अलग प्रावधान है, उनके लिए अलग एक्ट है, और आज तक वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। जुवेलन एक्ट कभी यहाँ पे लागू ही नहीं, राइट टू एजुकेशन यहाँ पे लागू नहीं था। मैं कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो यहाँ पे वाकई ग्राउंड स्तर पे नहीं थे। फॉरेस्ट एक्ट की बात करिए, कभी यहाँ लागू नहीं होने देते थे। मैं समझता हूँ जितना सारा यहाँ पे हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। धारा 370 कोई कुरान की आयत नहीं थी कि हम लोग इसको नहीं बदलेंगे। ये तो पहले एनसी का भी एजेंडा रहा है 80s में। उनने खुद बोला था कि धारा 370 हटना चाहिए क्योंकि इससे डेवलपमेंट नहीं होती है। आप देखेंगे ना आने वाले समय में, इस बीच में कोविड की जो महामारी हुई, इसमें पूरी जो एनर्जी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो रिसोर्सेज है वो सारे कोविड के चलते हम लोग, क्योंकि ये भी एक जंग है जिससे हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि अगर अब असेंबली इंतखाबात अगर यहाँ पर हुए, क्या लगता है कितनी तैयारी है बीजेपी को? क्या यहाँ की जनता दे सकती है बीजेपी को? मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज, मैं जम्मू में तो है ही है, लेकिन कश्मीर में भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में है। हमारे आज जो इलेक्शन की लड़ाई होती है वो बूथ पे लड़ी जाती है। आज बूथ स्तर तक हमारी कमेटियाँ गठित है, हमारे मोर्चों में सारे टीमें आज गठित है। मैं समझता हूँ हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी रिसोर्सेज है कि हम लोग कंपटीशन दे सकते हैं किसी भी बड़े पॉलिटिकल स्टंट को। और आपके लिए कुछ शॉकिंग भी होगा जब हम लोग देखेंगे आने वाले असेंबली में, आप देखेंगे 2 4 5 सीटें हम लोग श्रीनगर से भी ले लेंगे। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जहाँ तक चुनौती तो इन्होंने दी है कि हम शौक तो हर कोई होगा पॉलिटिकल, खुसूसन PhD पर इसने सवाल भी उठाए, और खुसूसन जहाँ आफाबाजी जो लगातार सोशल मीडिया के अंदर है उस पर भी उन्होंने बताया कि कोई ज़रूरत नहीं है उस पर गौर करना, और जब कोई फैसला आएगा तो आप तक ज़रूर वो पहुँचाएंगे। दीजिए मुझे, मैं कैमरा पर्सन को इजाज़त, आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।